नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइलेंट क्लास नोट्स प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इंग्लिश के आपके टॉपिक में फिगर ऑफ स्पीच, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे और हम आपको फिगर ऑफ स्पीच के जो ट्रिक होगी उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही हम ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसके लिए हमने कुछ इनाम के तौर पर कुछ थोड़ी बहुत धनराशि रखी है और इसको रखने का जो सिर्फ औचित्य है वो केवल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप सभी के अंदर पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो। और जैसा मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिस बहुत जल्दी आने वाला है और आपको ये 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा और आपके पास कतई समय नहीं है फालतू चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो जहाँ तक संभव है कि मैं 10-10 मिनट के ऐसे वीडियो बनाऊं जो आपके काम के हों और आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो आप मुझे याद करें कि हाँ सर ने मुझे ये ऐसा बताया था और आप उस क्वेश्चन को ऐसे करके आएँ इतने कॉन्फिडेंस से कि भाई लगे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है। तो फिर साथियों, हम 10 मिनट में 2 नंबर पक्के करेंगे और बस आपको वीडियो में बड़े धैर्य के साथ बने रहना है और हम बहुत ही खूबसूरती के साथ फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी हैं, आपको केवल सब नहीं पढ़नी है, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। और ये जो मैंने आपके सामने दे रखी हैं जिससे फिगर ऑफ स्पीच, केवल उसी पर ध्यान देना है और इसी में से आपका काम हो जाएगा। तो साथियों देखिए आप कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम 2019 में ये फिगर ऑफ स्पीच से प्रश्न आया था। आप चाहें तो इसके आंसर दे सकते हैं और ये आपका ग्रुप सी का पेपर था, जूनियर असिस्टेंट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आया है और ये स्टेनोग्राफर का है, इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच से प्रश्न आए हैं। तो इसे दिखाने का केवल और केवल यही उद्देश्य है कि आप इस टॉपिक का महत्व समझ जाएं और इसके लिए ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मेरा ये 10 मिनट का वीडियो देख लिया, 10 मिनट भी ज़्यादा लगेंगे, मैं कहता हूँ कि 10 मिनट से कम में काम हो जाएगा आपका और आपका फिगर ऑफ स्पीच इतना तैयार हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना आप भरोसा कीजिए मुझ पर। और हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो देखिए, ग्रामर के अंदर 2 चीज़ होती हैं, एक होता है पार्ट ऑफ स्पीच और एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इंटरजेक्शन, कंजक्शन वगैरह सब देखते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। पोएट्री या गद्य जो भी हो उसमें अलंकार, जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे अलंकार, ऐसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि आपके लेखन को अलंकृत करने के लिए यूज़ होता है। आपके जो नाटक होते हैं, जो पोएट्री होती है, जो लिटरेचर होता है, उसको पीक पर ले जाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का बहुत महत्व है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने है कि ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। ठीक है, यानी कि आप कोई बात कहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कहते हैं, लेकिन अगर आप उसको चाहते हैं कि कुछ इफ़ेक्ट डाले वो आपके व्यूअर्स पे, ऑडियंस पे, तो उसके लिए फिर हमको फिगर ऑफ स्पीच की तरफ मुड़ना पड़ता है। और ये आपके सामने कुछ फिगर ऑफ स्पीच दे रखे हैं, जैसे कि सिमली, हाइपरबोला, एपस्ट्रॉफी, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया। तो यही फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ लीजिए और इसी में से ही आने हैं आपके। ज़्यादा आप भटकिए मत, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको महीनों लग जाएंगे। तो टू द पॉइंट पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है साथियों, और इसकी ट्रिक क्या है, शैम्पू, शैम्पू से बन जाएगा। एस फॉर सिमली, एच फॉर हाइपरबोले, ए फॉर एपस्ट्रॉफी, एम फॉर मेटाफॉर, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरॉन और ओ फॉर ही ओनोमेटोपोइया।
और इनके बारे में हम जरा इमेजेस के थ्रू इसको देखेंगे तो हमें हमेशा के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सिमली की, जिसे हम हिंदी में उपमा कहते हैं, ये जो सिमली होता है वो क्या करता है, सिमली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स, दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करने में सिमली का यूज़ किया जाता है। और सिमली के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं एज, शो, सो एज और लाइक। अच्छा, फिर पहचान कैसे होती है इसकी, तो इसकी जो तुलना की जाती है इसमें वो दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की होती है, ना कि दो समान वस्तुओं की, यानी कि दो डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए, उसके बीच में कंपेयर होना चाहिए और उनमें कम से कम एक समानता जरूर होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम सिमली तैयार करते हैं। और सिमली के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो एज, शो और लाइक है। ठीक है, तो इन्हीं में से शब्दों से हम तुलना करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों वस्तुएं समान नहीं होनी चाहिए। जैसे मनुष्य की तुलना मनुष्य से नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, सिमली ना होकर के वो केवल कंपैरिजन ही होगा। जैसे कि ही इज़ एज गुड एज रवि, वह उतना अच्छा जितना कि रवि, तो ये सिमली नहीं है, ये केवल कंपैरिजन है। ठीक है, और जो सिमली होता है वो एक डायरेक्ट कंपेरिजन हो करता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट कंपेरिजन करता है। डायरेक्ट का मतलब है कि अभी हम आपको चित्रों के माध्यम से बताएंगे, जैसे कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। ठीक है, तो इसमें जो है रीडर को समझ में आ रहा है कि वो बताना चाह रहा है रीडर को कि जो लाइफ है वो ड्रीम के समान है। तो लाइक उसने क्या, लाइक बता करके उसने एक तरीके से डायरेक्ट कंपेरिजन कर दिया है। ठीक है ना, राम इज़ एज ब्रेव एज लॉयन। आपको मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि राम उतना बहादुर है जितना कि शेर। द पिज़्ज़ा इज़ हैज़ हॉट एज ए फायर, जो पिज़्ज़ा है वो इतना गर्म है जितना कि आग। तो इसमें क्या है कि जो ऑडियंस है या फिर जो आपका रीडर होता है उसके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ता और वो कंपेयर करता है और इफ़ेक्ट भी डाल देता है, एक तरीके से सिंपली इफ़ेक्ट भी डाल देता है और सीधे सीधे तुलना भी कर देता है कि इसकी इससे तुलना हो गई। ठीक है, अब जैसे कि आप ये देखिए, एक एग्जांपल है कि यू आर लाइक द मून, तुम चांद के समान हो। ठीक है, तो इसमें जो लड़का है वो लड़की से कह रहा है कि तुम जो है चांद के समान हो, मतलब उस लड़की की तुलना मून से करी है उसने। ठीक है ना, किसके थ्रू करी है, एज, शो, लाइक शब्दों के थ्रू करी है। तो इसमें तुम और चांद, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं और इसकी तुलना हमने किससे करी है, कनेक्टिंग वर्ड यूज़ कौन 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 से किए हैं, एज, शो और लाइक, इनके माध्यम से हमने इसका कंपेयर किया है। तो ऑब्जेक्ट वन कौन हो गया, यू, और ऑब्जेक्ट टू कौन सा हो गया, मून। इसमें क्या हुआ, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जी हाँ, एक ह्यूमन है और दूसरा मून है। और लिंकिंग वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ है, हाँ भाई हुआ है, लाइक का हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सिमली था। अब बात करेंगे मेटाफॉर की। तो मेटाफॉर भी कंपेयर करता है टू डिफरेंट थिंग्स को। तो फिर हम ये भी देखेंगे कि फिर मेटाफॉर सिमली से कैसे डिफर है। तो कनेक्टिंग वर्ड एज, लाइक, सो ये इस्तेमाल नहीं होते हैं इसमें, इसकी जगह इज़, एम, आर, वाज वर्ड का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए लाइफ इज़ ए ड्रीम। ठीक है, लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन कैसा है, सपना है, सपने की तरह है, सपने की तरह है। लाइफ ड्रीम तो नहीं हो सकती, लाइफ जो है वो सपने की तरह है। तो इस पे क्या हुआ कि आप ये देखिए कि इससे रीडर के माइंड पे एक कल्पना करनी पड़ेगी उसको कि लाइफ ड्रीम तो नहीं हो सकती, लाइफ ड्रीम के समान हो सकती है। तो उसने इनडायरेक्ट कंपेयर किया है। ठीक है ना, मेटाफॉर में इनडायरेक्ट कंपेयर होता है। ऐसे राम इज़ ए लॉइन, अब राम लॉइन तो हो नहीं सकता, ये भी आप भी जानते हैं कि ह्यूमन लॉइन कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कंपेयर किया गया होगा, और कंपेयर वाला यानी कि इसमें जो हिडन वर्ड है, हिडन वर्ड कौन सा है इसके अंदर, ब्रेवनेस। लॉयन के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्रेव, बहादुर होता है। तो राम भी कैसा होगा, बहादुर होगा। तो इस पे क्या हुआ कि डायरेक्ट के माइंड जो रीडर है उसके माइंड को कल्पना करनी पड़ेगी किस शब्द के लिए, ब्रेव के लिए। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और मेटाफॉर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अब जैसे कि द पिज़्ज़ा इज़ ए फायर, हमने पिछले सिमली में देखा था अभी एग्जाम्पल को कि जो पिज़्ज़ा है वो फायर के समान है। ठीक है, लेकिन इसमें बोल दिया कि पिज़्ज़ा इज़ ए फायर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जो रीडर है उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि किस बात का, कि फायर और पिज़्ज़ा के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वही सीधी सी बात है, हॉटनेस,
यानी कि जो पिज़्ज़ा है वो इतना गर्म है जितनी कि आग गर्म होती है। तो इसमें रीडर को क्या हुआ, इमेजिन करना पड़ गया, और इस कारण से ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो इसमें कंपेयर तो हुआ है डिफरेंट थिंग्स, लेकिन उसका तरीका बदल गया, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट हो गया। तो अब ये सिमिली ना रह करके अब ये क्या बन गया है, मेटाफोर बन गया है। तो ये डिफरेंस आपको मालूम पड़ गया सिमिली और मेटाफोर के बीच में। अब टाइम इज़ मनी सो स्पेंड इट वाइजली। तो इसमें क्या किया है, इसमें कहा गया है कि टाइम जो है वो मनी के समान है। टाइम मनी तो नहीं हो सकता, टाइम क्या है, टाइम मनी के समान है। तो इसमें जो लाइक वाला वर्ड है वो हिडन है, यानी कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो ये मेटाफोर हो गया। वर्ड इज ए स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। जो संसार है वो एक मंच है और हम सब क्या हैं, उसके पात्र हैं। तो वर्ड जो है वो स्टेज तो नहीं हो सकता है, लाइक हो सकता है। तो वर्ड जो है वो स्टेज के समान है। तो इसमें जो लाइक वर्ड है वो हिडन है, और इस कारण से ये सिमिली ना होकर के क्या बन गया, मेटाफोर बन गया। तो एज लाइक सो वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, और इज एम आर वर्ड का भी इस्तेमाल इसमें हो रहा है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये मेटाफोर ही है। और इसमें क्या होता है कि टू पॉइंट ए पिक्चर फॉर द रीडर, इसमें रीडर के लिए एक पिक्चर पॉइंट करनी होती है। और इसमें दूसरी पॉइंट ये है ध्यान देने वाला कि जो कंपैरिजन होता है वो दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में होता है, बिना किसी कनेक्टिंग वर्ड यूज़ किए, जैसे कि एज, लाइक और सो। मेटाफोर जो होता है वो क्या करता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन यानी कि इम्प्लिसिट कंपैरिजन करता है। तो मेटाफोर यानी कि इसको रूपक भी बोलते हैं। और रूपक क्यों, क्योंकि आपको इसका रूप बनाना पड़ जाता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट होता है। तो यू आर द मून, तुम चांद हो। इसमें पिछले सिमिली में क्या कहा था कि तुम चांद के समान हो, और इसमें बोल दिया कि तुम चांद हो। तो इजिकल टू बना दिया, यानी कि उसको इसके इक्वली रख दिया, तो रूपक बना दिया उसको, मतलब चांद ही मान लिया एक तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को। तो इसमें कोई लिंकिंग वर्ड तो है नहीं। तो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू क्या कंपेयर किया, उसको मान लिया, किसको, मून ही मान लिया उसको। तो इसमें आपके लिए एक हिडन चीज़ रह गई है कि वो चांद के समान है। तो लाइक वाला वर्ड जो है वो रीडर को या लिसनर को सोचना पड़ जाता है। इस कारण से ये एक तरीके से इनडायरेक्ट कंपेरिजन कर पाता है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इनडायरेक्ट कंपेयर किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन का ऑब्जेक्ट टू के साथ। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, हाँ भाई हैं, वुमेन है और मून है। और लिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, जी हाँ नहीं हुआ है। और लिंकिंग का काम किस पे छोड़ दिया, श्रोता के ऊपर, यानी कि रीडर यानी कि लिसनर के ऊपर छोड़ दिया है। इस कारण से ये तीनों पॉइंट अगर हमने ध्यान दे दिए तो हम सिमिली और मेटाफोर में बहुत ही ईजिली तरीके से डिफरेंस पता कर लेंगे, और आपका क्वेश्चन कभी जीवन में गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं हाइपरबोला यानी कि अतिशयोक्ति। ये तो बहुत ही आसान है। हाइपरबोला में क्या होता है कि एक बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या फिर घटाकर कहा जाता है, जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं होता है। अब देखिए इसमें एक शब्द है हाइपर। हाइपर आदमी क्या होता है, जब आदमी को गुस्सा आता है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ से वो ऊपर उठ जाता है, यानी गुस्से में हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डींगे हाँकेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा वो कि मैं तुझे देख लूँगा, तू जानता नहीं है मेरे क्या कहते हैं यहाँ पे जुगाड़ है, और मैं पूरी पुलिस मेरे को देखती है, मैं तेरा मर्डर करा दूंगा, तेरा खून करा दूंगा, मैं पूरे का पूरे तेरे खानदान मिटा दूंगा। ऐसा बोलता है ना आदमी जब गुस्से में होता है। तो हाइपर बोला यानी कि अतिशयोक्ति कर जाता है। इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि महाराणा प्रताप हॉर्स यूज टू टॉक टू द विंड। जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो हवा से बातें करता था। तो ऐसी ऐसी बात कभी लोगों ने कही है। तो भाई ये मुमकिन तो है नहीं, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हवा से बातें घोड़ा कर ही नहीं सकता। कोई घोड़ा है, कोई हवाई जहाज तो है नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो अतिशयोक्ति आती है तो इसको हाइपरबोला बोला जाता है। और एग्जाम्पल इसके और हम देख लेंगे, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स, मैं तुम्हें लाखों बार बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ। तो मतलब आदमी लाखों बार कैसे बोल सकता है, तुम भी जानते हो कि आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। बोला होगा, ज़्यादा बोला होगा, एक बार, दो बार, 10 बार, लेकिन लाखों बार तो नहीं बोला होगा किसी बात को। तो इसमें क्या होगा, अतिशयोक्ति हो गई है। तो ये हाइपरबोला है। द सूटकेस वेट ए टन। अब एक सूटकेस का वेट कितना हो सकता है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, पर टन में तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक अतिशयोक्ति हो गई है। और तीसरा एग्जाम्पल है कि आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ए हॉर्स। मतलब मैं इतना भूखा हूँ कि मैं अगर चाहूँ, अगर मुझे घोड़ा मिल जाए तो मैं घोड़ा खा जाऊँगा।
तो इतना वो होगा तो कोई नहीं हो सकता, मतलब आदमी का जितना वेट नहीं उससे ज़्यादा वो चीज़ें खा सकता है क्या? तो ये अतिशयोक्ति हो गई है, तो हाइपरबोला हो जाएगा। अब बात करेंगे हम ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास, हिंदी में विरोधाभास। तो भाई ऑक्सीमोरॉन को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप ये देखिए चित्र में एक ऑक्स है और एक मोर है। ऑक्स का मतलब क्या होता है? लड़ने वाला, वो आपका विरोध करेगा। मोर क्या करेगा? वो शांति, वो कहेगा शांत रहो शांत रहो। ऑक्स कहेगा लड़ो लड़ो लड़ो। तो एक तरीके से विरोधा रहेगा इनके पास, अपना इनमें आपस में क्या रहेगा? विरोधाभास रहेगा। अब इस शब्द से आपको निकल कर जाएगा आराम से कि ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास। आप तुरंत गैस कर लेंगे कि ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास। ऑक्स और मोर दोनों अलग चीज़ें हैं। मोर किसका सिंबल है? पीस का। और ऑक्स किसका सिंबल है? लड़ाई का। तो लड़ाई और पीस आपस में विरोध करती है ना, तो इस तरीके से हम ऑक्सीमोरॉन शब्द को अपने इमेजिन कर लेंगे माइंड में। और हमको ये अगर ये मालूम पड़ गया कि ऑक्सीमोरॉन का मतलब विरोधाभास है, तो सेंटेंस पढ़ते ही आप पता कर लेंगे कि ये ऑक्सीमोरॉन है या फिर नहीं है। तो ऑक्सीमोरॉन में एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों को एक साथ दिखाया जाता है। अब हम रोज़मर्रा की स्पीच में बोलते भी हैं कि बिटर स्वीट। अब कोई चीज़ कड़वी और मीठी हो सकती है क्या? फिर दूसरी बात सेम डिफरेंस। अब कोई डिफरेंस भी बोल दिया, बोलते हैं ना सेम डिफरेंस। अब सेम डिफरेंस का मतलब क्या? दो विरोधाभास हो गया, समान भी है और डिफर भी है। स्मॉल क्राउड मतलब क्राउड भी है और छोटी भी है, ये कैसी बात हो गई? तो विरोधाभास निकल के आ रहा है इसमें। स्वीट सॉरो, अब दुख भी है और मीठा भी, तो मीठा दुख कैसा होता है भाई? तो ये एक विरोधाभास वाली बात हो गई। ऑफुली गुड, ठीक है ना। ओपन सीक्रेट, अब सीक्रेट भी है और ओपन भी है, तो सीक्रेट फिर कैसा रहा? तो ये विरोधाभास हो गया। डेफिनाइट मे बी, डेफिनेट मतलब निश्चित है और मे बी हो भी सकता है, तो भाई ये भी एक विरोधाभास है। ओल्ड और न्यूज़ का मतलब ही क्या होता है? नई नई बातें, और ओल्ड है पुरानी, तो ये भी विरोधाभास हो गया। और एक हो गया क्लियरली कन्फ्यूज्ड, स्पष्ट भी है और कन्फ्यूज भी है। तो ये जो हम एवरीडे स्पीच में ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि एक तरीके से ऑक्सीमोरॉन होते हैं, विरोधाभासी शब्द होते हैं। और इनके हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिस इज़ द फॉल्स ट्रूथ, ये एक झूठा सच है। अब सच तो सच ही होता है ना। अब फॉल्स ट्रूथ का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं ऐसा ट्रूथ होगा जो बार बार बोला गया हो, जो कि झूठ ऐसा होगा जो बार बार बोला होगा तो वो सच लगने लगता है, तो ऐसे ट्रूथ को हम फॉल्स ट्रूथ बोल देते हैं। और ये विरोधाभासी बात को दर्शा रहा है फॉल्स ट्रूथ। दूसरा एग्जाम्पल है वाई देन ओवरऑलिंग लव आई लविंग हिट, ठीक है। तो इसमें भी ये विरोधाभास दिखा रहा है। और लाइफ इज़ बिटर स्वीट, तो जो लाइफ है वो कैसी है? कड़वी भी है, मीठी भी है, तो ये विरोधाभासी बातों को दर्शा रहा है। चलिए साथियों, अब बात करेंगे हम पर्सोनिफिकेशन की, यानी कि मानवीकरण की। तो इसमें क्या है, आप एक ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम एक नॉन ह्यूमन बींग्स में आरोपित कर देते हैं, तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि नॉन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या आता है, तो देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे मून, ट्री, ओशियन, माउंटेन, एवरीथिंग, ठीक है। और एनिमल भी आते हैं, जैसे लॉयन, काऊ, हॉर्स, एनीथिंग। फोर्स ऑफ नेचर में जैसे कि आप देखिएगा, जैसे कि जो नेचर की पावर होती है, ताकत होती है, वो डेथ है आपकी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, डेथ हो गई। और जो फ्लड होती है, बाढ़ वगैरह आना, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ नेचर होते हैं। पहाड़ों से जो चट्टानें गिर जाती हैं, ये सब क्या फोर्स ऑफ नेचर है। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे कि लव, चार्म्स, ये सब नॉन ह्यूमन बींग्स में आते हैं। और डिटीज़ मतलब गॉड, देवता वगैरह जो होते हैं, उसको भी हम नॉन ह्यूमन बींग्स मानते हैं। तो ये इन कैटेगरी में से अगर हम कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आरोपित कर दें तो फिर हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए मेटाफॉर की तरह इसमें भी डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि मेटाफोर में क्या होता था, इज एम आर का सीधे यूज़ कर करके उसको इक्वल मान करके चलते थे, और इनडायरेक्ट होता था, और सारा कुछ जो है वो रीडर के दिमाग पे छोड़ते थे कि तू सोच भाई, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो इससे इफ़ेक्ट भी आता है और थोड़ा सा
इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्योंकि अगर देखिए कोई भी चीज़ अगर आप किसी रीडर पे या ऑडियंस पे छोड़ देते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा उसके नज़दीक हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि फिर वो अपने दिमाग से सोचता है तो उसको फिर उसे आत्मसात करना पड़ जाता है। तो इस कारण से आप देखिएगा कि मेटाफोर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, इनका जो है पोएट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, तो लव जो है अंधा होता है, ठीक है ना। तो लव जो है एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और ब्लाइंड, ब्लाइंड किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन की। देखिए अंधा तो आदमी ही होता है, मनुष्य ही होता है, लेकिन लव कैसा अंधा हो सकता है, तो लव तो एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक नॉन ह्यूमन बींग्स में यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में डाल दिया है। इस कारण से ये पर्सोनिफिकेशन हो गया है। और पर्सोनिफिकेशन में आप समझ सकते हैं कि पर्सन शब्द छिपा हुआ है यानी कि व्यक्ति, ठीक है। और उसका मैंने व्यक्तिकरण कर दिया, उसको मानव बना दिया किसी भी चीज़ को जो कि ह्यूमन नहीं है, लेकिन आपने उसको ह्यूमन बना दिया है। अब जैसे द सिटी नेवर स्लीप्स, शहर कभी नहीं सोता है, मतलब ये कोई शहर होगा जो कभी नहीं सोता है। तो अब शहर तो शहर है, ठीक है, एक नॉन ह्यूमन बींग्स है, और आपने उसको एक स्लिप्स जो होती है, सोना जो है वो एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आपने किस पे इसको अप्लाई कर दिया, एक नॉन ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई कर दिया। तो ये भी क्या आपने कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन है कि जब किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को इस प्रकार दिखाया जाए जैसे उसमें जीवन हो, तो इस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आप इस चित्र को देखें और समझिए, थोड़ा सोचिए, ये चित्र में से आप क्या समझ रहे हैं। देखिए द मून वेल्ड हर फेस, जो चंद्रमा है उसने अपने चेहरे को ढक लिया है। अब चेहरे को ढकना तो एक दुल्हन का काम है, एक ह्यूमन का काम है, ठीक है ना। चंद्रमा अपना चेहरा कैसे ढक सकता है, तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। और इसके एग्जांपल देखते हैं, द ट्रीज डांस्ड इन द विंड, जो ट्री है वो हवाओं में नाचे। तो भाई एक बात बताइए कि जो ट्री है वो नाचते कहाँ हैं, ये तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है नाचना, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। द सन स्माइल एट मी, जो सन है वो मुझ पर मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराया। अब सन कैसे मुस्कुराया है आप पर, तो कहीं ना कहीं सन को क्या बना दिया, इन्होंने मानवीकरण कर दिया उसका, उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जा रहा है। द पिक्चर सेज अ लॉट, अब पिक्चर कैसे बोल सकती है, बोलने का काम किसका है, ह्यूमन का। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर अप्लाई की गई है नॉन ह्यूमन बींग्स पर। तो इस प्रकार से पर्सोनिफिकेशन के हमने एग्जांपल देखे, और मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एपस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक लड़की है जो कि ट्रॉफी लेकर के अपनी माँ को थैंक यू बोल रही है, जो कि माँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ये इस प्रतियोगिता को जीती है। इस कारण से अपनी माँ को ये क्या कर रही है, संबोधित कर रही है, ठीक है। तो ट्रॉफी से हमें समझ में जाएगा कि एपस्ट्रॉफी की बात की गई है। अब देखिए एपस्ट्रॉफी की क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, एपस्ट्रॉफी होती क्या है। तो देखिए, एक कैरेक्टर टॉकिंग टू एन एब्सेंट, डेड और इमेजिनरी पर्सन, नॉन लिविंग थिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लव फैट और ए बीइंग ए म्यूज ए गॉड। तो देखिए इस एपस्ट्रॉफी में क्या होता है कि हम जो कोई व्यक्ति होता है वो किसी एब्सेंट यानी कि वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं है, उससे वो बात कर रहा होता है, ठीक है। हो सकता है वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित ना हो जिससे वो बात कर रहा है, या फिर वो मर चुका हो, या उसकी कोई काल्पनिक व्यक्ति हो, या फिर कोई नॉन लिविंग चीज़ हो, ठीक है, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जैसे कि लव फैट, ठीक है, या फिर कोई ईश्वर से बात कर रहा हो। तो इस जगह एपस्ट्रॉफी का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ से बात करना जो वहाँ मौजूद नहीं है, वो स्पीकर की बात का कोई जवाब नहीं देगा, वहाँ इसका प्रयोग होता है। और एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है टर्निंग अवे, ये ग्रीक वर्ड है एपोस्ट्रॉफी, जिसका मतलब होता है टर्निंग अवे यानी कि पीठ मोड़ना। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए ग्रीस में क्या होता था कि रंगमंच पर नाटक
दिखाए जाते थे। और जब कभी भी जो वहाँ पर कैरेक्टर होता था, पात्र होता था, वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता था जो कि वहाँ उस मंच पर मतलब मौजूद नहीं है, तो उसका तरीका क्या होता था कि वो जो पब्लिक होती थी, पब्लिक की तरफ पीठ दिखा करके उसको टर्न होकर के और फिर वो संबोधन करता था। ठीक है, तो ये उनका एपोस्ट्रोफी यानी संबोधन दिखाने का एक तरीका होता था। और इससे क्या होता था कि जो ऑडियंस होती थी उस पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता था और वो ऐसे व्यक्ति को कल्पना करते थे जो वो कैरेक्टर दिखाना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा यू और दाऊ जैसे सेकंड पर्सन का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। ज़्यादातर पोएट्री और प्ले में ही इसको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोज लिटरेचर में भी इसको आप देख सकते हैं आराम से। और स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिससे कि रीडर, ऑडियंस, स्पीकर के जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि यू है, ठीक है, से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते थे, जो कि प्ले को क्या करता था, पीक पर लेके जाता था। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जॉन डॉने का एक पोएम है, डेथ बी नॉट प्राउड thou some have called the mighty and dreadful for thou are not so। यानी कि जो पोएट है वो क्या कर रहा है, वो डेथ को संबोधित कर रहा है जैसे वह मौजूद जीवित व्यक्ति हो। ठीक है, मृत्यु को संबोधित कर रहा है इसमें कवि। और वो क्या कह रहा है कवि कि हे मृत्यु, तू इतना घमंड मत कर। ठीक है, लोग कहते हैं कि तू बहुत ताकतवर है, बहुत भयानक है, लेकिन तू ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है कवि। तो यहाँ डेथ को एपोस्ट्रोफी किया गया है, साथ ही इसे पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है। यहाँ तो भाई दो बातें हो गई, एक तो यहाँ पर डेथ एपोस्ट्रोफी को भी टच कर रहा है और पर्सोनिफिकेशन को भी कर रहा है। तो ऐसे में अगर हो सकता है कि इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में इनमें से कोई एक दिया होगा, या फिर एक ऑप्शन ज़रूर ऐसा होगा जिसमें एपोस्ट्रोफी एंड पर्सोनिफिकेशन का भी विकल्प दिया होगा, यानी कि ए एंड बी, ऐसा कोई ऑप्शन होगा। तब आपको बड़ा संभल करके इसे करना होगा। और आपको जब तक डिफरेंस पता नहीं होगा ना एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन का, तो आप गलती कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपका समाधान कर देता हूँ कि देखिए, पर्सोनिफिकेशन तब कहते हैं जब नॉन लिविंग थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो ह्यूमन बीइंग हो, जबकि एपोस्ट्रोफी में किसी एब्सेंट चीज़ से बातचीत होती है और वह एब्सेंट चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग में से कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, देखिए एपोस्ट्रोफी है और ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। तो एपोस्ट्रोफी में एब्सेंट होगी कोई चीज़, या वो चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी हो सकती है, और पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग होगी या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा। और यहाँ पर जो डेथ है वो कैसी है, वो उस पोएट के लिए क्या है, नॉन एब्सेंट है। ठीक है, दूसरी तरफ वो नॉन लिविंग भी है। इस प्रकार से वो क्या हो गया, एक एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन दोनों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का यूज़ हुआ है। अब एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा जी, तो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल मैंने लिया आपके लिए, जिससे कि बहुत आसानी रहे समझने में, कि ये तो बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जॉन टेलर की ये कविता है, बहुत पॉपुलर कविता है। और इसमें क्या हुआ है कि स्टार के साथ कन्वर्जेशन हो रहा है। ठीक है, और स्टार कैसा है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तु है और उसके साथ बातचीत हो रही है, और स्टार को यू के रूप में एड्रेस किया गया है, और यहाँ एपोस्ट्रोफी प्रयोग हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई भी एज ए ह्यूमन बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट नहीं दिया गया है स्टार को। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे स्टार को स्टार के ही तरह ट्रीट किया जा रहा है। स्टार में कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है जो कि उसको ये बताया कि भाई तुम ह्यूमन हो। ठीक है, तो ह्यूमन की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार को नहीं दी गई है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ये केवल और केवल एपोस्ट्रोफी है। अब बात करेंगे ओनोमेटोपोइया।
ध्वन्यात्मक। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साउंड के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी मीनिंग को साउंड के थ्रू ही कन्वे करते हैं, इसलिए ओनोमेटोपोइया कहलाते हैं ऐसे फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसे आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में एक व्यक्ति है जो हॉर्न बजा रहा है, पौ 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 करके ऑन द रोड, ठीक है। होता है जब ट्रैफिक जाम होता है तो ऐसा आप करते हैं। तो वो बोल नहीं रहा कि हट जाओ, वो केवल अपनी आवाज़ से ही कह रहा है कि भाई सामने वाला अपने आप हट जाएगा जब हॉर्न बजेगा ना, केवल साउंड से मीनिंग निकल गई। तो ये जो है ये कोई ओनोमेटोपोइया का एग्जांपल नहीं है, केवल आपको दिमाग में ये डालने के लिए कि जब भी ओनोमेटोपोइया आए आपके कान में तुरंत आवाज़ आए कि भाई ये आवाज़ से संबंधित है, साउंड से संबंधित है। और इसमें आप वर्ड देखिए, ऑन मेटोपोइया। ऑन मतलब ऑन रोड पे, ठीक है। मेटो मतलब मोटर कार, और पोइया मतलब पोंपो। तो इस तरीके से आप ये समझ जाएंगे कि कोई गाड़ी खड़ी है ऑन द रोड और पोंपो कर रही है, यानी कि ध्वनि से संबंधित है। तो आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, और स्टेटमेंट का कोई ऐसा वर्ड ढूंढ लेंगे जहाँ साउंड होगा, आप तुरंत उसको समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये ओनोमेटोपोइया है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द आउल हुटेड, जो आउल को जो बोलते हैं ना तो उसे हुटेड बोलते हैं शब्द। तो कुछ जानवरों के शब्द हैं वो आपको याद करने होंगे, तभी आप ओनोमेटोपोइया को पकड़ पाएंगे। अब जैसे कि नो टॉकिंग इन द लाइब्रेरी प्लीज़, इसमें इसमें क्या किया है कि लाइब्रेरी में मना किया कि बात मत करो, लेकिन उससे पहले क्या बोला है, शाह, है ना। बोलते हैं ना चुपचाप हो जाओ। शाह मतलब क्या है, एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो ये ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल है। द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट, जो कुत्ता है पूरी रात भौंका। अब कुत्ते की साउंड जा रही है बार्क, कुत्ते की जो साउंड होता है वो क्या होता है, बार्किंग में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में भौंकना होता है, इंग्लिश में बार्किंग होता है। बजिंग भी, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं। तो हिंदी में तो होता है भिन भिनाना, लेकिन इंग्लिश में उसको बजिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का एग्जांपल है, द स्टोन फेल इनटू द रिवर विद द स्प्लैश। तो देखिए पानी के अंदर भी आवाज़ आती है, कई तरह की आवाज़ होती है, मैं आपको बताऊंगा उसको। तो जब भी आप उसको स्टोन को फेंकते हैं ना पानी में तो छपाक से आवाज़ आती है, छपाक से। तो इंग्लिश में उसको स्प्लैश बोलते हैं। तो आप इस साउंड से पता कर लिए कि ओनोमेटोपोइया ही है ये, द स्टोन फेल इनटू द रिवर विद द स्प्लैश। अब देखिए कुछ एनिमल के साउंड आपको पता होने चाहिए, जैसे बार्क, मियाओ, कू, नी। बार्क मतलब भौंकना, म्याऊ मतलब बिल्ली म्याऊ करती है, कू कोयल कैसे करती है, कूजती है, कू कू करती है ना, और घोड़े हिन्नाते हैं। इसके अलावा वाटर के भी साउंड होते हैं, जैसे स्प्लैश, गश, स्प्रिंकल, ड्रिजल, ड्रिप। मीनिंग क्या है इसके, छप छप। स्प्लैश का मतलब होता है छप छप। गश का मतलब कोई बौछार जब पानी की पड़ती है तो इसमें से आवाज़ आती है, गश यानी कि बौछार हो रही है। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल में क्या होती है, छींटे पड़ना, तब आवाज़ आती है, छींटों की आवाज़ अलग ही होती है। और ड्रिजल, बूंदाबांदी, जब पानी की जब बारिश होती है ना, बूंदाबांदी होती है तो ड्रिजल यानी कि उसकी साउंड अलग ही आती है। जब बारिश की साउंड आप देखेंगे तो जो रीडर होगा उसका दिमाग में अलग ही इमेज आ जाएगी भाई। तो ओनोमेटोपोइया का अलग ही यूज़ होता है फिगर ऑफ स्पीच का। और एक है ड्रिप, जब पानी टप 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 ऐसे टपकता है तो बोलते हैं ड्रिप, ठीक है। तो ये है साउंड ऑफ वाटर, इसको ओनोमेटोपोइया में अच्छे खासे तरीके से यूज़ किया जाता है। और विंड, विंड का भी साउंड होता है, जैसे कि हूश, विज, स्विश। जैसे कि हूस मतलब सरसराहट की आवाज़, विज मतलब सनसनाहट जैसी आवाज़ आती है, साई सा साई सा। और स्विज मतलब सर सर सर, इस तरह की आवाज़ आती है। तो ये क्या है, साउंड ऑफ विंड है, जो कि ओनोमेटोपोइया के तौर पे स्टेटमेंट में यूज़ किए जाते हैं, खासकर पोएट्री में। साउंड ऑफ ह्यूमन, जैसे कि गिगल, चैटर, विस्पर। इनका मतलब क्या है, खीस, हंसी। गिगल मतलब होता है जो खिसके खिसका के हंसते हैं, खिलखिला के जो हंसते हैं उसे बोलते हैं गिगल। चहचहाना मतलब जो चहचहा के बोलते हैं वो। चैटर होता है बहुत बातचीत करते हैं तो उसे हम बोलते हैं चैटर। और एक होती है विस्पर, गांव में औरतें होती हैं ना जो कानाफूसी करती हैं, फुसफुसा के बात करती हैं, तो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन नहीं पाता कि ये किसकी बुराई कर रही हैं, तो विस्पर यानी फुसफुसाना। तो इस तरीके के हम देखे हैं, ये साउंड जो होते हैं वो
ओनोमेटोपोइया में कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। साथियों, आज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने 20 रुपये का रखा है। जो व्यक्ति इसका आंसर सबसे पहले देगा मैं उसको फ़ोनपे पे तुरंत 20 रुपये का इनाम दूंगा। हालांकि मैं इससे ऊपर भी धनराशि दूंगा। जैसा प्रश्न का क्वालिटी होगा उसी हिसाब से उसके आपका इनाम होगा। तो हम 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का इनाम रखेंगे इस सीरीज में। और इसको रखने का केवल यही मेरा ऑब्जेक्ट है कि भाई तुम इस तैयारी को इस तरीके से करो, इंटरेस्ट से करो। मैं तो आपको ट्रिक दे रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर भी ललक पैदा होनी चाहिए। कम से कम मेरी ट्रिक के लिए ना सही तो पैसों के लिए सही। ऐसा कोई यूट्यूब पे नहीं है, सब लोग अपना कोर्स बेचते हैं। पहला यूट्यूब का मेरा चैनल है जो आपको कुछ दे रहा है। तो जब दे रहा है तो फिर ले ही लो, ठीक है। अच्छी खासी ट्रिक भी मैं आपको दे रहा हूँ, साथ में पैसे भी दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको अगर ये प्रश्न न केवल इनाम के तौर पे बल्कि अपने आप को चेक करने के तौर पे भी आप कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और आपका जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।